प्रस्ताव पारित समझे जाएंगे, परंतु के अभाव में अच्छा प्रस्ताव पारित न होने की घोषणा में गणकूट। नमस्कार, मेरा सभी को नमस्कार। क्षमा चाहता हूं कि अभी भारत सरकार की एक वीसी थी जिसमें सेक्रेटरी सर जो है इम्पोर्टेंट उस पर जुड़े थे, और भी जो है मिस्टर गंगवार भी उसी में थे, क्योंकि केपीआई का जो सिस्टम था उसमें एक ऑनलाइन वीसी भी थी और हमारी स्टेट की जो समीक्षा भी उसमें की गई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले टाइम से जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें ये प्रोग्राम हमारा सारे जनप्रतिनिधियों के लिए, सारे हमारे डीपीआरओ साहबान, ग्राम पंचायत और हमारे डी पंचायत साहबान के लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा है। अभी तक के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं आपके कमेंट हमें मिल रहे हैं, और उसमें जिस तरह के भी आपकी सुझाव हैं उसको जो है इसी सेशन में या फिर इस सेशन में नहीं मिल पाया टाइम तो अगले सेशन में उसको अवश्य ही पूरा करेंगे। मैं क्योंकि सचिव साहब हमारे बीच में हैं तो मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी आपको 2 शब्द कहने कष्ट करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे लोगों से ये भी अनुरोध करूंगा कि जो हमारी कोविड के संबंध में जो रिपोर्टिंग अब हो रही है उसको आप लोग, मैंने कल भी एक मैसेज आपको डाला था, उसमें आप लोग अपने स्तर से परीक्षण कर लीजिए, ताकि उसमें जैसे अल्मोड़ा है और कुछ जनपद है जिसमें काफी उनका ज्यादा अभी तक देखा जा रहा है और इतने होंगे नहीं जितने की वो शो कर रहे हैं। तो एक बार मैं अधिकारी जी से भी अनुरोध करूंगा जो हमारे अल्मोड़ा से डीपीआरओ साहब हैं कि एक बार उसको स्वयं भी देख लें और उसकी तभी रिपोर्टिंग करें। नैनीताल से जो रिपोर्टिंग बिल्कुल जीरो हो रही है, मैं एक बार नैनीताल के डीपीआरओ साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि उनके वहाँ अभी प्रवासी आ रहे हैं तो प्रवासियों को दृष्टिगत रखते हुए अगर उनका इसी प्रकार का आंकड़ा है तो ठीक है, अदरवाइज उसका एक बार परीक्षण कर लें। मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सभी लोगों का, और आप लोग मतलब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सारे जनप्रतिनिधि लोग, सारे डीपीआरओ साहब। मैं सचिव साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आप लोगों को 2 शब्द और जो हमारे और अहम जो बातें हैं वो आपके लिए रूबरू। सचिव आपका स्वागत। तो सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार, और मैं अपने डीपीआरओ साहबान से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है इसमें आप जरूर ऑब्जर्व करें, और जो आपको लगता है कि हमारी पंचायतों की समस्याओं के संदर्भ में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, निर्वाचित प्रतिनिधि गणों के लिए, भले ही वो ग्राम पंचायत सदस्य हो, माननीय ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या प्रमुखगण हो या जिला पंचायत सदस्य या उनके माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी हो, उनसे रिलेटेड जो इशू है जो शामिल होना चाहिए या जिसपे कार्यक्रम हमारा रहना चाहिए, वो जरूर आप इन लोगों से बातचीत करके, अपने कर्मचारियों से बात करके, प्रधान गणों से बात करके, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत से बात करके वो जरूर आप सजेशन दें, ताकि अगले महीने के जो हमारे कार्यक्रम बने उन सुझावों के आधार पर कार्यक्रम में क्या सुधार होना है, किन सब्जेक्ट को रखा जाना है, किन बातों को तवज्जो दी जानी है, उनके अनुसार हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर सकें। तभी हम इसको सक्सेसफुल और हमारे लिए लाभदायक रूप में हम इसको तब्दील कर पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये, जो अप्रैल में आप लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कराए थे और अप्रैल में ही लास्ट वीक में कोविड के कारण हमें कार्यक्रम रोकने पड़े थे। अब चूंकि स्थिति आप देख ही रहे हैं सामान्य की तरफ बढ़ रही है, और हालांकि मानसून का भी टाइम है, जरूरी नहीं कि हम हर दिन वो कार्यक्रम कर पाए। मेरा पिछले सप्ताह भी हमने आपको पत्र लिखे थे कि आप इस कार्यक्रम को पुनः शुरू कराएं और संस्थाओं से भी बात करें, पर हमारे जो प्रतिनिधिगण रह गए थे ट्रेनिंग में उनको भी सूचना देने का हमारे पास समय हो, इस तरीके से आप शेड्यूल तय करें और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हम इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देके और सक्सेसफुल रूप में पूरा कर पाए। ये कार्यक्रम जो हमारा ऑनलाइन वाला चल रहा है ये तो चलते ही रहेगा साइमल्टेनियसली, लेकिन वो कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है जो छूट गया था हमारा, और हम चाहेंगे कि साल भर में हम उस तरीके के 2 बार शेड्यूल कार्यक्रम रखें। एक बार जो आप जानते ही हैं कि जीपीडीपी का कार्यक्रम हमारा 2 अक्टूबर से चलता है, तो सितंबर अक्टूबर के बीच में हम एक बार रख सकते हैं, और इधर फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के समय में फरवरी मार्च में या मार्च अप्रैल में हम कार्यक्रम को रख सकते हैं। साल में 2 बार हमारे वो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे तो वो भी मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, रूबरू लोगों की समस्याएं जो जानने में आएगी, और हमारे जो भी प्रतिनिधि रहेंगे ट्रेनिंग देने के लिए उनकी समस्याओं को रूबरू समझा सकें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जो छूटे हुए कार्यक्रम थे उसको मूर्त रूप देने के लिए आप आगे आए। उसमें जो सावधानियां रखनी, जफर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बता दें। जहाँ तक है 1-2 जगह से 1-2 संस्थाओं के मेरे पास फोन भी आए थे और मैसेज भी आए थे, उनका कहना था कि कोरोना की हमारी जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप हमें चलना है। आप ये भी देखेंगे कि मॉल वगैरह है और दूसरी चीजें
जिम वगैरह है उसमें 50% कैपेसिटी के साथ चलने के लिए अलाउ किया गया है। 50% कैपेसिटी लिखा है, ना कि 50% लिखा है। तो आप ये देख लीजिए हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें कि अगर 100-125 लोग भी टोटल आने हैं, आपके न्याय पंचायत में जितने लोग होंगे, इसमें आपको उन्हें भी शामिल करना है, जो प्रधानगण या क्षेत्र पंचायत सदस्य है। जिला पंचायत का तो अभी हमारा हुआ नहीं था। क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान जो ट्रेनिंग से छूट गए थे ब्लॉक लेवल की, उनको भी इसमें शामिल करना है। और आपके जो माननीय सदस्यगण हैं ग्राम पंचायत के, उनको भी शामिल करना है। और 60-70% से ज्यादा उपस्थिति रहती नहीं है, तो वैसे भी अगर 100-125 की तादाद भी टोटल हुई तो 60-70-80 लोगों से ज्यादा क्या इकट्ठा होंगे। लेकिन जो भी आप प्रशिक्षण का कार्यक्रम स्थल चयन करें, वो ऐसी जगह जरूर चयन करें कि अगर अकस्मात बारिश वगैरह हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, तो हमारा कार्यक्रम प्रभावित ना हो। और ये जरूर कोशिश करें कि उनको आपका सूचना देने का समय वैसा नहीं कि आए आपने संस्था को सूचना दी कि भाई आ जाओ फलानी जगह है, कल वहां पे इतनी बजे जाना, और मालूम पड़े कि आपने जिनको बुलाना है, जिनको ट्रेनिंग देनी है, उनको सूचना है ही नहीं। तो वैसी बातें ना हो, इसका ध्यान रखें। फिर भी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो जहन में रखनी जरूरी है, आपको कार्यक्रम को सुचारू और सही रूप में क्रियान्वित करने के लिए जफर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उनसे लगातार 2-3 दिन से बात हो रही है इस संदर्भ में, वो जरा आपको 2 मिनट के लिए बता दें। उसके आगे फिर हमारा जो ये शेड्यूल कार्यक्रम है जो आज के लिए था, उसको बुधवार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से एक पत्र आप लोगों के लिए गया था कि जो हमारी शेष ट्रेनिंग्स हैं, जो कुछ जनपदों में तो क्षेत्र पंचायत की भी हो गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य की नहीं हो पाई थी। 2 दिवस का कार्यक्रम उनका भी है। तो आप जैसे कि सर ने कहा है, सारी बातें सर ने एक ही सार में ही संक्षिप्त में बता दी है आप लोगों को। लेटर का सार ये था कि आप लोग उसके लिए फुल फ्लेज हैं कि आप किस तरह से आप ट्रेनिंग कब भी आउट की जानी है। उसमें यहाँ निदेशालय से इस तरह का कोई वेरिएशन नहीं है कि आप फलाने दिन या फलाने समय या फलानी तारीख से आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें। वो आपके लिए फ्री हैंड है, आप कब आपसे उसे स्टार्ट करना है। जब भी जैसे भी मौसम हो, अपने डिस्ट्रिक्ट से अपने मौसम का अलर्ट देखते हुए उसको प्रोग्राम को आप जारी कर देंगे। छोटी छोटी कुछ बातें ऐसी हैं कि उसमें कुछ जैसे हमें फीडबैक मिला है कि कुछ जगह ट्रेनिंग जैसे स्टार्ट हो गई है और एनजीओ वहां पहुंच चुका है, लेकिन वहां पर जो है ट्रेनिंग लेने वाले जो हमारे ग्राम पंचायत सदस्य हैं वो उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई। और कुछ जगह ऐसा भी रहा कि उन्होंने पुराना बैनर टांग के ही अपनी जो है प्रशिक्षण शुरू करा दिया। जैसे आप लोग जान चुके हैं कि राज्य में नए सीएम सर का चयन हो चुका है और नए सीएम सर जो है अभी हाल में ही सभी लोगों को पता है, हमसे ज्यादा जनप्रतिनिधियों को पता है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि वो बैनर हम 200-400 रुपए का जो बैनर उसको चेंज न करवाएं। ये उसमें सारा मैटर वही रहेगा जो मैटर उसमें दिया गया, उसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन वो जो फोटोग्राफ्स है, जो सीएम सर का जो फोटो, पूर्व सीएम सर का फोटो है, उसको आप डेफिनेटली ही उसे जो है आप बदलवा दें, अपने स्तर से ही बना दें, क्योंकि निदेशालय स्तर से ये संभव नहीं है कि आप लोगों ने एनजीओ को फील्ड में भेज दिया और हम उसको यहाँ पे बैनर तैयार करके, हालांकि सेंट्रलाइज हो जाता, लेकिन यहाँ पर इतना संभव नहीं कि हम सब जगह उस बैनर को भी तुरंत पहुंचा देंगे। क्योंकि पिछले समय तो एनजीओ की ट्रेनिंग थी तो उस समय उनको सबको बांट दिए गए थे। लेकिन अब आप आपके ऊपर और एनजीओ के ऊपर या आपके पंचायत के ऊपर ये डिपेंड है कि किसी तरह से भी वो आएंगे। अगर आज ही कोई ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो मैंने कल भी आप लोगों से बात की थी कि वो आज की ट्रेनिंग जो है विदाउट बैनर की भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल वो बैनर वहां टंग जाए उसी तरह से, जैसे कि एनजीओ कह रहे थे बिना बैनर के हम फोटोग्राफ कैसे देंगे, तो उनसे बता दीजिए कि वो अपना जो है, अगर पुराना बैनर है तो उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ ना करें और चेहरा ना बदलें, किसी तरह का और सुधार ना करें, उसमें नाम ना लिख दें, बिल्कुल वैसे ही रखें जैसे कि बैनर बना था पिछला, उसी तरह का बैनर ये भी बन जाएगा नए सीएम साहब के चेहरे के साथ, और आप जो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ ही पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि रेडियो पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से, प्रधान को भी कह दीजिए कि अपने सदस्यों को अलर्ट कर दें। हालांकि कुछ जनपदों में जैसे प्रधान लोग हड़ताल पे हैं, तो लेकिन उनको ये बता दीजिए कि ये हड़ताल आपकी जो है आपका एक दूसरा कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम जो हमारा अगर हम छूट जाएगा, अगर हमारे 20 सदस्य भी कहीं छूट गए तो फिर वो दोबारा ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे, उनके लिए फिर नेक्स्ट सेशन आना पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली कि सदस्यों को भी इसमें जो है अलग से भी ग्राम पंचायत अधिकारी जो है, हमारे ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत अधिकारी जो भी हमारे पास मीन्स है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं, जो जिस तरह से भी आप नहीं समझते हैं, उनको अवश्य पहले इत्तला कर दीजिए कि फलाने दिन फलानी जगह पे फलानी तारीख को फलाने समय वो मीटिंग मतलब जो है प्रशिक्षण का टाइम रखा गया है और उस समय आप वहां पहुंचे। अगर बाई द वे इस तरह की कोई बारिश का मौसम होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो उसको फिर उनके संज्ञान में लेते हुए उनको कैंसिल कर दीजिए, तभी आप एनजीओ को वहां भेजिए। ऐसा ना हो कि एनजीओ वहां पहले चला जाए और वहां पर फिर एनजीओ कहे साहब यहाँ तो 20 भी आ नहीं रहे, फिर 30 भी नहीं आ रहे, फिर वहीं से हमको फोन करें कि साहब हमको भेज दिया लेकिन यहाँ तो आए नहीं। तो अचानक में ऐसे कोई हापाधापी नहीं है कि आप कोई प्रोग्राम जल्दी से बना दें, बिल्कुल इत्मीनान से आप करिए। और अगर बारिशों का मौसम है उसको भी देख ले करिए, कोविड का भी जो दृष्टि है उसको संख्या के हिसाब से भी देख ले कर लीजिए। पहले आप खुद मुतमईन हो जाइए, सर्टिफाई हो जाइए कि ट्रेनिंग को हम आहूत करने वाला है तो उसमें किस तरह का है। और बाकी मेरी एनजीओ से भी ये अनुरोध रहेगा, हम यहाँ से ग्रुप में भी डालें कि वो जो
पिछले लेगुना हमारे छूट गया था कि पर डे वो डैशबोर्ड में नहीं, हमारे ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल में नहीं, पोर्टल में दर्ज नहीं करा पाए थे, और फिर निदेशालय के सब चक्कर काट रहे थे कि साहब हमारा हुआ नहीं और हमारा पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेटली वो एक प्राइवेट पार्टी है और उनके पास काफी उनका जो है प्रोजेक्टर भी अपना किराए पे ले रखा है, साउंड सिस्टम भी किराए पे ले रखा है, और अपने जो लोग जा रहे हैं उनको भी होटल में कहीं ना कहीं ठहरा रहे हैं, तो उनके ऊपर बर्डन तो इकोनॉमिक बर्डन तो रहेगा ही। तो डेफिनेटली उनके सबके अगर जैसे जो आप लोगों को निर्धारित मानक दिए गए थे निदेशालय से डीपीआरओ साहबान को, वो मानक आप लोग पूरे कर लेते हैं तो उनको जल्दी से उनकी फाइल यहाँ भिजवा दीजिए, ताकि जो है उसका पेमेंट किया जा सके। लेकिन वो प्रॉपर चैनल ही आए, वो कई एनजीओ तो सर के घर पहुंच जा रहे हैं कि साहब हमारा पेमेंट नहीं हुआ, कोई गाड़ी में पकड़ ले रहा है कि साहब हमारा पेमेंट नहीं हुआ। तो ये अच्छी बात नहीं, जो सिस्टम है उसी सिस्टम के साथ सब लोग चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग भी उनसे कह दीजिए कि भाई आप लोगों ने अगर ये सब करा दिए तो टीएमटी में इसका जो है मैनेजमेंट पोर्टल में जो है इसकी सारी की सारी वो चढ़ जानी चाहिए। और जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो हमारी बुक्स हैं, जो 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 हमारे सदस्यों के लिए रखा गया है, उसमें किसी तरह की वो ना हो कि एनजीओ उसकी तरफ से जो है लापरवाही बरत दे कि साहब उसको सब्जेक्ट छोड़ दे, या एक ही रिसोर्स पर्सन से करा दे, या 2 दिन की जगह एक ही दिन को पूरा कर दे। वो सब मानक आप देख लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं सब ये सब चीजें आपके साथ ही, बाकी कोई अगर इस तरह की सर के जैसे कोई इस तरह की बात होगी तो सब लोग सर से जुड़े रहते हैं, और सर तो खुद ही जो है दूसरे तीसरे दिन जुड़ जाते हैं, तो कोई इसमें समस्या की बात ही नहीं है। मैं अब जो हूँ गंगवार जी से अनुरोध करूंगा सर, मैं सर कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। जैसा कि जफर साहब ने बताया कि जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल पे सूचनाएं अपलोड होनी है, आप कोशिश करें कि जिस दिन ट्रेनिंग हो जा रही है उस दिन वो शाम को रात में टाइम निकाल के संस्था कर दे। उसे कोई दिक्कत आ रही है तो आपका जो डीपीएम बैठे हुए उनसे उनको हेल्प करा दें अगर तकनीकी इशू आ रहा है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। अप्रैल में ट्रेनिंग हो गई और अभी तक हमारा जो है ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल पे सूचनाएं नहीं चढ़ी हुई। तो ये तो जिम्मेदारी आपकी है ना, जो आप देखेंगे जिनसे ट्रेनिंग करा रहे हैं वो जो उसकी जिम्मेदारी थी पूरी कर रहा नहीं कर रहा, उसके पीछे लगेंगे। उसे कहीं तकनीकी समस्या आ रही तो उसे आप डील करेंगे, उसको सुलझाएंगे, उस तरफ भी आप ध्यान दीजिए। दूसरा ये था कि जो उनके हमारे माननीय सदस्यगण हैं या प्रधान जी या क्षेत्र में क्या सदस्य हैं जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि, उनको मानदेय का भी हमने प्रोविजन करा था। वो भी जो है देने के लिए जरूरी था कि आप उनका नाम और अकाउंट नंबर वगैरह सही सूचना यहाँ दें। उस तरफ भी आप बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं। तो ये देखिए कि जितने लोगों की ट्रेनिंग हो गई उनकी आपने सही सूचना भेज दी और उसका मानदेय उसको भुगतान हो गया या नहीं हो गया, ये भी आप दिखवा लीजिए। और आगे आने वाले टाइम में जो हो रहा है वो कोशिश करें कि सही रूप में सूचना पहले से ही रहे, उसका अकाउंट नंबर, नाम, नंबर वगैरह जो भी है, और जो भी बैंक डिटेल की जरूरत रहती है उसको ऑनलाइन पेमेंट भेजने के लिए वो आप देख लीजिए। अब आने वाले समय के लिए इस तरीके की लापरवाही ना हो। और अच्छा नहीं लगता कि आपने प्रशिक्षण भी करा दिया और मानदेय उसको मिल नहीं रहा। वो सोच रहा होगा कि इन सब सरकारी दफ्तरों के बारे में, सरकारी अधिकारी कर्मचारी के बारे में जैसी अभी तक की लोगों की बनी हुई है जहन में, वही आ रहा होगा कि हमारे नाम पे पैसा ले लिया होगा और हमें दिया नहीं, अपने आप पैसा रहे। तो वो बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट की बात रखी गई थी ताकि किसी को कहने का मौका न लगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और जो औपचारिकताएं हैं वो करा के संबंधित संस्था की रिपोर्ट भी यहाँ भेजेंगे टाइम पे। ऐसा नहीं होगा 2-2, 3-3 महीने हो जा रहे हैं वो संस्था यहाँ चक्कर काट रही है, हमने वहाँ ये दे दिया, वहाँ ये दे दिया, जबकि काम हो ही नहीं रखा। ट्रेनिंग मैनेजर पोर्टल पे सूचनाएं है नहीं तो वो पेमेंट के लिए यहाँ चक्कर काट रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या ध्यान दिया फिर? इसको देखिए जरा, हर चीज को सीरियसली लेना चाहिए। मैं ऑलरेडी 5 दिन की छुट्टी में हूँ ईएल पे, उसके बावजूद भी मैं अभी आया हूँ कि ये चीज जो थी लोग, मैं देख रहा हूँ कल परसों से मैसेज करे जा रहे हैं, फोन करे जा रहे हैं, ये समस्या आ रही लोगों को। इसलिए आया हूँ मैं कि चलो आपको ये बात आगे कह दूँ, वरना मेरे को भी क्या पड़ी थी, मैं तो छुट्टी में था, घर में बैठे रहता है, जिस काम से मैंने छुट्टी लगे रखी थी उसमें चले जाते। तो आप थोड़ा सा देखिए, अच्छा नहीं लगता ये इतनी बार बोलने के बावजूद भी हमारे अधिकारी जो है, इतने वरिष्ठ अधिकारी होंगे, छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। इसको आप गंभीरता से लीजिए। और जो भी भारत सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, भारत सरकार की बीसीसी वो भी नाराज हुए हैं कि हमारा जो कोविड डैशबोर्ड है और जो सिटीजन चार्टर है उसमें जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी है नहीं। उसको भी आप व्यक्तिगत ध्यान दीजिए और 1-2 दिन के अंदर उसको सही करिए। बाकी जो चीजें होगी जैसे भी होगा, जब आप संपर्क में रहेंगे और ज्यादा जरूरी हुआ तो मैं भी संपर्क में रहूंगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गंगार से आगे की कार्य। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसे कि सर ने अभी बताया है कि कोविड डैशबोर्ड और सिटीजन चार्टर के बारे में अभी एमओपीआर द्वारा समीक्षा बैठक की गई थी, इसमें थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की गई है। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करके मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी कोविड डैशबोर्ड और सिटीजन चार्टर में हमारी क्या प्रोग्रेस है।
अगर आप लोग चाहें तो इसको आप अपने फोन में भी चेक कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप लोग भी खुद से देख सकते हैं सभी जन। ई ग्राम स्वराज हमारी साइट है, उसमें कोविड डैशबोर्ड करके एक लिंक आया है। हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट्स जो हमें शो हो रही है यहाँ पर, जीपीज विद VHNSE विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, कितनी जीपीज ने डेटा फिल कर दिया है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 2255 ग्राम पंचायतों ने डेटा फिल किया है, जिसमें कि अल्मोड़ा 296, बागेश्वर 33, चमोली 48, चंपावत 66, देहरादून 78, हरिद्वार 290, नैनीताल 99, पौड़ी 496, पिथौरागढ़ 344, रुद्रप्रयाग 155, टिहरी गढ़वाल 66, उधम सिंह नगर 280 और उत्तरकाशी सिर्फ 4 पंचायतों ने। तो अभी जैसे कि सर ने जो कमिटमेंट किया है मिनिस्ट्री में कि हम इसको 3 दिन के अंदर 100% करेंगे। मिनिस्ट्री से हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि ये हमें 2255 जो फिगर है इसको 7791 करना है सर। उसके बाद ये जीपी टेकिंग अप आईसी एक्टिविटीज ऑन कोविड अवेयरनेस। तो मैं पहले एक एक करके आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। उत्तराखंड, इसमें अल्मोड़ा ने 130, बागेश्वर 37 जीपीज, चमोली 61 जीपीज, चंपावत 37 जीपीज, देहरादून 36 जीपीज, हरिद्वार 275 जीपीज, नैनीताल 102, पौड़ी 271, पिथौरागढ़ 235, रुद्रप्रयाग 177, टिहरी गढ़वाल 52, उधम सिंह नगर 56 और उत्तरकाशी 16 पंचायतों में। इस तरीके से हमारी जीपी टेकिंग अप आईसी एक्टिविटीज ऑन कोविड अवेयरनेस पे हम लोगों ने ये इतनी जीपीज में डेटा फिल किया है अभी तक। थर्ड है वॉलंटियर्स इनरोल्ड, कितनी जीपीज में वॉलंटियर्स को हमने इनरोल किया है। अल्मोड़ा 172, बागेश्वर 31, चमोली 94, चंपावत 50, देहरादून 65, हरिद्वार 453, नैनीताल 93, पौड़ी 307, पिथौरागढ़ 426, रुद्रप्रयाग 117, टिहरी 70, उधम सिंह नगर 57, उत्तरकाशी 22, 1957। इसमें सर कुछ रिपोर्ट्स हमारी वन टाइम एक्टिविटीज हैं कोविड डैशबोर्ड में की, जो हमने एक बार फिल कर दी, हमें दोबारा से फिल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ डिटेल्स इसमें ऐसी हैं जो हर 15 डेज में हमें फिल करनी है। अल्मोड़ा, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स की मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको, जो कोविड डैशबोर्ड में हमने ऐड किए हुए हैं। अल्मोड़ा 431, बागेश्वर 127, चमोली 970, चंपावत 104, देहरादून 319, हरिद्वार 801, नैनीताल 354, पौड़ी 774, पिथौरागढ़ 824, रुद्रप्रयाग 548, टिहरी 211, उधम सिंह नगर 114, उत्तरकाशी 31। जीपीज विद आइसोलेशन सेंटर्स, नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी कि कितने जीपीज में ये आइसोलेशन सेंटर की इंफॉर्मेशन जो हमने फिल की हुई है कोविड डैशबोर्ड में। अल्मोड़ा 105 ग्राम पंचायतों ने, बागेश्वर में 16 ग्राम पंचायतों में, चमोली में 39 ग्राम पंचायतों में, चंपावत 23, देहरादून 34, हरिद्वार 248, नैनीताल 63, पौड़ी 191, पिथौरागढ़ 197, रुद्रप्रयाग 130, टिहरी गढ़वाल 48, उधम सिंह नगर 38, उत्तरकाशी 3। तो इस तरीके से अपडेट है। ये रिपोर्ट मेरा दिखाने का मेन मोटिव ये था कि सर ये रिपोर्ट्स फोन में भी एक्सेस होती हैं और आप फोन में भी ओपन कर सकते हैं सर। तो ये 5 रिपोर्ट्स ये हैं इसमें और 4 रिपोर्ट्स ये आ रही हैं इसमें।
होम आइसोलेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो किट्स जो गई थी कोविड में, वो कहाँ कहाँ गई हैं, किस किस, इसी के अल्मोड़ा में 1000 बता रहे हैं फिगर, बागेश्वर 299, चमोली 97, चंपावत 162, देहरादून 1030, हरिद्वार 11278, नैनीताल 314, पौड़ी 4356, पिथौरागढ़ 1283, रुद्रप्रयाग 1928, टिहरी 747, उधमसिंह नगर 779, उत्तरकाशी 3। तो इस तरीके से आप सारी की सारी रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। अब इसको एक बार मैं इसको लॉगिन करके भी दिखा देता हूं आपको कि अंदर हम लोग कैसे चेक करेंगे कि क्या क्या एंट्रीज कैसे कैसे हो रही है। तो जो पहले से ई ग्राम स्वराज के आईडी एंड पासवर्ड हैं एडीएम के, उसी से कोविड लॉगिन करेंगे हम, और उसी से हमारा ये लॉगिन हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे स्टेट उत्तराखंड, मैंने पौड़ी गढ़वाल की पौड़ी ब्लॉक की ननकोट ग्राम पंचायत को लॉगिन किया है। अब इसमें देखिए जो मैंने बताया था कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी को हम कैसे ऐड करेंगे। तो कमेटी मेंबर यहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचायत ऑफिसर्स हैं, पंचायत ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर्स हैं। तो यहाँ पे कमेटी मेंबर का नेम, उनकी एज, उनका जेंडर, उनका मोबाइल नंबर, उनकी डेजिग्नेशन, देन सेव करना है आपको। अगर आप चेक करना है आपको कि आपने कौन कौन से ऐड कर रखे हैं, देखिए इसमें अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसमें नो डेटा फाउंड आएगा। अभी इस जीपी में हमने डेटा ऐड नहीं किया है, इसलिए इसमें नो डेटा फाउंड आ रहा है। मैं आपको स्टेप्स बता दे रहा हूँ एक बार, इस तरीके से हम लोग डिटेल को एंटर करते हैं। ये देखिए मीटिंग डिटेल्स आपको अगर डालनी है तो डेट सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने जैसा कहा आपको कि एक महीने में 2 बार हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो उसमें ऑटोमेटिक डेट आ रही है 1/6/2021 और 16/6/2021। पहले इसमें बोल रहा है प्लीज फ्रीज प्रीवियस फोरनाइट डेटा। हमने अभी 1/6 का डेटा इसमें नहीं फिल किया है, इसलिए वो पॉपअप आ रहा है अभी। तो यहाँ पर हम नंबर डालेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग डालेंगे, यहाँ पे जो मीटिंग का फोटोग्राफ होगा वो डालेंगे, और यहाँ पर हम इसको फ्रीज करेंगे। सेकंड है हमारा फ्रंट लाइन वर्कर डिटेल्स, ऐड करेंगे यहाँ से। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम है, आशा वर्कर्स हैं या अदर्स हैं। आंगनवाड़ी वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर का नेम, फादर या हस्बैंड का नेम, जेंडर, उनका मोबाइल नंबर, उनकी एज, वैक्सीनेटेड विद बोथ डोज, उन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं नहीं लिए हैं, और यहाँ पे हम सेव करेंगे इसको। सेम अगर एएनएम है हमारे तो एएनएम को ऐसे ऐड करेंगे, आशा वर्कर्स हैं तो उनको भी ऐसे ही ऐड करेंगे, अदर्स हैं तो उनको भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे। इसमें चेक करने के लिए हम फ्रंटलाइन वर्कर्स डिटेल्स की मैनेज में जाएंगे। यहाँ देखेंगे कि एक भी अभी हमने, क्योंकि इसमें अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया है, इसलिए हमें यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। फिर हमारा वॉलंटियर्स डिटेल, वॉलंटियर्स ऐड में जाएंगे, एनसीसी के हैं, एनएसएस के हैं, एनवाईके के हैं या अदर्स के हैं। मैंने एनसीसी किया, कॉलेज नेम क्या है, वॉलंटियर नेम क्या है, वॉलंटियर फादर नेम क्या है, जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एज क्या है। सेम। अब इसमें कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन डिटेल्स, देखिए जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि कुछ डिटेल्स इसमें ऐसी हैं जो मंथ में 2 बार फिल होंगी। तो जैसे अभी 1/6 की इंफॉर्मेशन फिल नहीं हुई है और 16/6 की इंफॉर्मेशन इसमें भी फिल नहीं हुई है, तो मैं 1/6 पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से फॉर्म खुल के आएगा। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस चेकलिस्ट, यस नो, कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन, आईसी एक्टिवेशन टेकन, ये सिर्फ आपसे ग्राम पंचायत की ही इंफॉर्मेशन पूछ रहा है जिस ग्राम पंचायत से हमने लॉगिन किया है
कि उन्होंने क्रिएशन ऑफ वॉल पेंटिंग बैनर्स लगाए थे नहीं लगाए थे, वर्ल्ड एसएमएस शूट किए थे अवेयरनेस के लिए आईसी एक्टिविटीज के अंदर नहीं, पब्लिक माइकिंग की थी नहीं की थी, यूज द पब्लिक एड्रेस सिस्टम किए थे नहीं किए थे, डोर टू डोर कैंपेन की थी या हमने नहीं की थी पंचायत में। सब्जेक्ट्स कवर्ड इन आईसी एक्टिविटीज, कोविड बिहेवियर क्या था, वैक्सीनेशन क्या रहा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्टिंग सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर, हॉस्पिटल्स का क्या स्टेटस रहा। तो आपको सिर्फ यस एंड नो में ही आंसर करना है, इसमें आपको कुछ रिमार्क के लिए कहीं ऑप्शन नहीं है। जो चीजें आपने की हैं उसके लिए आप यस करेंगे, जो चीजें आपने नहीं की हैं उसके लिए आप नो कर देंगे। और फॉर्म फिल करने के बाद आप उसको सीधे फ्रीज करेंगे। एक बार अगर आपने डेटा फ्रीज कर दिया तो उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो पहले आप डेटा को सेव करें, कंफर्म करें, कंफर्म करने के बाद फिर डेटा को फ्रीज करें, क्योंकि एक बार अगर डेटा आपने फ्रीज कर दिया तो आप उसको फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट है सर्विलेंस एक्टिविटी। सेम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 बार फिल करना है ये, तो सर्विलेंस एक्टिविटीज में इस टाइप से फॉर्म आएगा। हाउस टू हाउस सर्वे, यस एंड नो, इस पंचायत ने हाउस टू हाउस सर्वे किया नहीं किया। डज द विलेज लेवल हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी जो है उसके अंदर ये पॉइंट्स इन्होंने 5 दे रखे हैं। 60 इयर्स एज, 14 to 44 ईयर एज, 45 से 60 ईयर की एज, पीपल्स विद प्रेग्नेंट वुमेन। इस तरीके यस नो में आपको आंसर करने हैं। ये देखिए सारे मैंडेटरी फील्ड हैं, जिसमें ये रेड कलर का एस्टेरिस्क लगा हुआ है ये सारे के सारे मैंडेटरी हैं, आपको इनके आंसर करने ही पड़ेंगे यस या नो में। तो ये फॉर्म इस तरीके से फिल करेंगे। सेम वही चीज है, अगर आप बिल्कुल 100% श्योर हो कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की है वो 100% करेक्ट है तो आप उसको फ्रीज करें। अगर आपको 1% भी डाउट है कि नहीं, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ना पता हो और आप फॉर्म को भरने के लिए सेव करने के लिए फिल करते हैं यस नो में, तो उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर आप उसको मैनेज करके मॉडिफाई करके फ्रीज कर देंगे। कोविड प्रिटेंशन एंड मिटिगेशन का भी है, इसमें भी फॉर्म खुल के आएंगे इसी तरीके से। तो रेगुलर सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेस, सैनिटेशन फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एट जीपी लेवल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से कुछ फॉर्म आएंगे खुल के आपके पास कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सैनिटाइजेशन ईटीसीसी। जो जो काम पंचायत ने अपने लेवल पे किए हैं वो यस कर दे, जो जो नहीं किए हैं उनको नो कर दें। मैं आपको एक बार फॉर्म ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग को वो सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को सेव और फ्रीज कर सकते हैं फिल करने के बाद। फिर है कोविड वैक्सीनेशन। अब देखिए मैं अभी मैंने 2-3 आपको फॉर्म दिखाए हैं ऊपर, मैंने सिर्फ 1/6/2021 सेलेक्ट किया। अगर मैं 16/6/21 करूंगा तो सीधे पॉपअप दे देगा कि पहले प्रीवियस वाला आप डेटा फ्रीज करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट डेटा फ्रीज कर पाएंगे। तो मैं 16 वाले को तो खोल ही नहीं सकता, पहले मुझे 1/6 का डेटा फ्रीज करना है। ये सभी फॉर्म के लिए लागू होगा कि पहले प्रीवियस डेटा फिल करेंगे, फिर आप नेक्स्ट डेटा जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा, देखिए ये एंट्री कब से कब तक के लिए है। डेटा एंट्री फॉर 1 जून 2021 से 15 जून 2021 तक है। वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज, इज देयर एनी वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज इन द पंचायत। अगर आपने कोई वैक्सीनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज कराया तो आप यस करेंगे, नहीं कराया तो नो करेंगे, और उसके बाद उसको फ्रीज करेंगे। एक्सपेंडिचर बाई पंचायत, जो हम कह रहे हैं कोविड में जो हम एक्सपेंडिचर वगैरह कर रहे हैं उसको भी यहाँ बुक कर लीजिए। देखिए एक्सपेंडिचर बाई पंचायत इन कोविड मैनेजमेंट, यस। कोई सारी यूटिलाइज, यस एंड नो, जो भी आपका रहेगा। अदर सोर्सेज से कुछ आपने एक्सपेंडिचर किया, यस, तो जितना किया उतना अमाउंट, और यहाँ पे उसको फ्रीज करेंगे।
ये लास्ट है हमारा ओपन चिल्ड्रन डिटेल्स। चाइल्ड नेम, फादर मदर नेम, जेंडर, एज क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, डेथ इशू सर्टिफिकेट इशूज, लीगल हेयर सर्टिफिकेट इशूड, रिलीव्ड, और डेटा को सेव या फ्रीज करना है आपको। यहाँ पे देखिए नोट भी आ रहा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ द एज लेस देन 18 ईयर्स। 18 साल से कम साल के जो बच्चे हैं, कम ईयर के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये फॉर्म है, उनकी एंट्री होगी इसमें, पंचायत में अगर कोई है तो। इस तरीके से ये डिटेल्स है कोविड डैशबोर्ड की। मैंने आपको रिपोर्ट आपको सर पहले ही दिखा दी है कि रिपोर्ट आप कैसे चेक करेंगे, और ये मैंने फॉर्मेट्स आपको दिखा दिए हैं कि पंचायत लॉगिन करके कैसे कैसे इनको फिल करेगी। इसमें से अभी कोविड-19 अभी तो खैर थोड़ा सा कम हो गया है, बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो आप लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमें रिपोर्ट्स कंपाइल करके भी भिजवाई थी, जो कि रिपोर्ट्स ग्राम पंचायत लेवल से होते हुए ब्लॉक से फिर आपके पास आई थी। तो उसमें से 50 से 75% इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास है पहले से, उसको बस हमें पोर्टल पे फिल करना है। तो उसको मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसको एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से करा दें, क्योंकि नेक्स्ट हमारी फिर वीसी है, नेक्स्ट वीक की वीसी होगी हमारी भारत सरकार से फिर, तो उसमें हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि हम 100% पंचायतों का डेटा फोर्टनाइटली कम से कम एक बार का तो डेटा हम फिल कर दें, जिससे कि हमारी 7791 ग्राम पंचायतें शो हो जाए। तो अगेन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि प्लीज सर इसको दिखा लें एक बार। रिमेनिंग सर मैं यहाँ से हेल्पडेस्क की तरफ से रोज रिपोर्ट पब्लिश करा रहा हूँ। हमारे जितने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सर लोग हैं, मैम लोग हैं, उन सभी को मैं यहाँ से रेगुलर फोन भी करवा रहा हूँ, जिससे कि वो लोग मालूम चले उनको कि डैशबोर्ड पे भी काम करना है और हमारी जीपीएस का डेटा नहीं चढ़ा है। जिन जिन लोगों ने डेटा चढ़ा दिया है उन लोगों को फोन नहीं कराए जा रहे हैं, जिन जिन लोगों ने डेटा नहीं चढ़ाया है अभी तक उनको फोन कराए जा रहे हैं। तो ये सर कोविड डैशबोर्ड की एक स्मॉल थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। सेकंड बात करते हैं सर सिटीजन चार्टर की। हम सिटीजन चार्टर का वैसे तो हो चुका है, नेक्स्ट टैब खोलना नेक्स्ट। अब मैं आपको सेकंड डैशबोर्ड सिटीजन चार्टर ओपन करके दिखाता हूँ कि सिटीजन चार्टर में क्या क्या होता है, उसकी रिपोर्ट आप कैसे देख सकते हैं। ये है सर सिटीजन चार्टर का डैशबोर्ड, जिसका URL है panchayatcharter.nic.in। ये हमारा सर एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि सर मेरी पंचायत मेरा अधिकार, इसको हमने सिटीजन चार्टर एक पोर्टल का नाम दिया है। तो आप स्क्रॉल करके सर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो हमारी KPIs हैं, जो इस पोर्टल्स की जो हम कहते हैं कि हमें क्या क्या चीजें इसमें करनी है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमें करनी है, तो इसकी बेसिक डिटेल्स है, तो जो कि अभी हमने मिनिस्ट्री को भी थोड़ी देर पहले VC में बताई थी सर। अगेन मैं एक बार आप लोगों के साथ भी सर डिस्कस कर लेता हूँ उसको लेके। इसमें फर्स्ट रिपोर्ट है सर नोडल ऑफिसर। जैसे कि सर कोई भी नया पोर्टल आता है या कोई भी चीज होती है तो उसके लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति होती है। तो मैं नोडल ऑफिसर की डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ सर। तो ये नोडल ऑफिसर्स की डिटेल्स है सर। जैसे कि सर स्टेट्स में यहाँ पर नोडल ऑफिसर मैं हूँ। डिस्ट्रिक्ट्स में बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट्स का हमें देखना है तो मैं 13 पे क्लिक करूंगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं। जितने हमारे जो DPRO साहिबान हैं वो अपने अपने जिले के नोडल ऑफिसर हैं।
अल्मोड़ा में हमारे डीपीआरओ साहब हैं, सभी जगह मैंने डीपीआरओ साहब को ही नोडल अधिकारी बनाए हुए हैं ऐसे पोर्टल में। तो आप अपने नंबर से, जो आपका सर नंबर है मोबाइल नंबर, उससे लॉगिन, मतलब वो आपकी आईडी है इस पोर्टल की, और पासवर्ड आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बाय डिफॉल्ट पासवर्ड सभी डीपीएम्स के साथ शेयर किए हैं, लेकिन अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका यूजर आईडी है, पासवर्ड इसमें आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, ओटीपी आपके पास आएगा, ओटीपी आप डालेंगे और अपना नया पासवर्ड जनरेट करवा सकते हैं हमसे। सेम अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक के लिए भी सर ये है कि ब्लॉक पंचायत का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, एलजीडी कोड और उस ब्लॉक के कौन नोडल ऑफिसर है। कहीं कहीं पर हमने वीडियो पंचायत सर को बनाया, कहीं कहीं पर हमने वीडियो सर को बनाया, कहीं कहीं पर हमने युवा कल्याण अधिकारी जी को बनाया, कहीं कहीं वीडियो पंचायत सर को बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारी की सारी हमारी नोडल्स की इंफॉर्मेशन है इसमें। लेकिन अभी हमने 95 के अगेंस्ट हमने 66 एंट्रीज करी है, तो सबसे पहले तो हमें इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर सेकंड इसमें रिपोर्ट आती है ग्राम सभा शेड्यूल, कितनी ग्राम पंचायतों में हमने ग्राम सभा की शेड्यूल कर दी है। अल्मोड़ा 0 है, बागेश्वर 0 है, चमोली में 2, चंपावत 0 है, देहरादून 0 है, हरिद्वार 228, नैनीताल 0 है, पौड़ी 0 है, पिथौरागढ़ 55, रुद्रप्रयाग 0 है, टिहरी 7 है। उधम सिंह नगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने 100% अपनी ग्राम सभा की बैठकें शेड्यूल की हैं। 376 पंचायतें हैं उधम सिंह नगर में, और उधम सिंह नगर में 376 पंचायतों में सिटीजन चार्टर के अंदर ग्राम सभा शेड्यूल हो चुकी है। मैं बधाई देना चाहूंगा उधम सिंह नगर को। धन्यवाद दिनेश जी। थैंक यू सर। कोशिश करी है कि इसको समय पर हम पूरा करें, तो संभवतः ये तो हो गया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा काम अभी है हम लोगों को करने को। सर इसके अलावा जो हमारा सिटीजन चार्टर है उस पर भी हमारी कल से बैठकें शुरू हो रही है, और जो भी हमें NIRDPR से और इस डायरेक्टरेट से जो मिला है उसको हम उन लोगों को उपलब्ध करवा के कि भाई उस पर पंचायत के स्तर पर चर्चा हो और उसको एक बेहतर हम सिटीजन चार्टर ग्रामीणों को दे पाएं। बिल्कुल सर, अब जैसे कि आपने सर ग्राम सभा की बैठकें सारी शेड्यूल कर ली है, तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपने सर फैसिलिटेटर भी सारी की सारी पंचायतों में नॉमिनेट कर दिए। जी, हाँ, वो सारी कंप्लीट। फैसिलिटेटर्स जब कर दिए उसके बाद ही सर आपका वहाँ शो हो रहा है, तो मैं फैसिलिटेटर्स वाली एक बार रिपोर्ट देख ले रहा हूँ सर। अच्छा, यहाँ भी सर आपने लगभग 100% कर ही दिया है सर। तो सिटीजन चार्टर वो तो जितने सेक्रेटरी वही फैसिलिटेटर हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल यहाँ भी आपका 100% दिख रहा है सर। 375 पंचायतों में दिख रहा है, 376 के। हाँ जी। तो बस सर रिमेनिंग यही है कि बैठकें जब शेड्यूल हो जाएंगी तो सेम प्रोसेस जैसा हमारा जीपीडीपी में पहले होता था, अब वही प्रोसेस हमारा सेम चार्टर के लिए है। हम अपने नोडल ऑफिसर बना रहे हैं, अपने फैसिलिटेटर्स बना रहे हैं, हम अपने ग्राम सभा की बैठक शेड्यूल कर रहे हैं, फिर हम उसकी बैठक को हेल्ड करेंगे। तो यही सारी रिपोर्ट्स में दिखा रहा हूँ। तो उधम सिंह नगर की प्रोग्रेस सर इसमें अच्छी आ रही है। आई होप सर आगे भी अच्छी चलेगी प्रोग्रेस इसमें। थैंक यू जी, थैंक यू आपको। थैंक यू सर। तो जैसे कि मैं फैसिलिटेटर्स इसमें रिपोर्ट बता रहा हूँ कि अल्मोड़ा ने अभी तक सर एक भी पंचायत में फैसिलिटेटर्स नहीं बनाए हैं, बागेश्वर ने नहीं बनाए हैं, चमोली में 316 पंचायतों में बने हैं, चंपावत 0 है, देहरादून 21 पंचायतें हैं, हरिद्वार 100% 306 पंचायतों ने कर लिए हैं, नैनीताल 0 है, पौड़ी 100% 1174 कर लिए हैं इन्होंने भी, पिथौरागढ़ 100% कर लिए हैं 686 पंचायतों में, रुद्रप्रयाग 253 पंचायतों में कर लिए हैं, टिहरी में 753 पंचायतों में कर लिए हैं, उधम सिंह नगर 375 कर लिए हैं 376 के अगेंस्ट, उत्तरकाशी 0। तो इसमें सर मेन जो आप ये ऊपर की रिपोर्ट्स देख रहे हैं, मेन ये रिपोर्ट्स हैं हमारी। अभी जो हमें काम करने हैं, पहले नोडल ऑफिसर बनाने हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल के,
फिर हमने फैसिलिटेटर्स बनाने हैं सभी पंचायतों में, जो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लोग हैं उनको पंचायतों के साथ मैप करेंगे। फिर ग्राम सभा की बैठक हम शेड्यूल करेंगे, ये हमारे जो फैसिलिटेटर्स हैं वो काम करेंगे इसको। उनके पास अपना आईडी एंड पासवर्ड जाएगा, वो अपने आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। फिर ग्राम सभा की बैठक हेल्ड होगी सॉरी। फिर जीपी विद सिटीजन चार्टर प्रिपेयर्ड होगा, फिर सिटीजन चार्टर अप्रूव्ड होगा। तो ये मेन जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि पहले नोडल ऑफिसर बनेंगे, फिर फैसिलिटेटर्स बनेंगे, फिर ग्राम सभा की बैठक शेड्यूल होगी, फिर बैठक हेल्ड होगी, फिर सिटीजन चार्टर प्रिपेयर्ड होगा, फिर सिटीजन चार्टर अप्रूव्ड होगा। तो ये सारी चीजें हमने करनी है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल से था, स्टेट लेवल से था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के नोडल्स बना दें, हम आपके आईडी एंड पासवर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिएट करके दे दें, तो वो हमने करके दे दिया आपको। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से काम है कि वो ब्लॉक लेवल के नोडल ऑफिसर्स बनाए, तो ब्लॉक लेवल के नोडल ऑफिसर बनेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से काम है कि वो फैसिलिटेटर्स बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तो वो फैसिलिटेटर्स बनाएंगे। ग्राम सभा की बैठक शेड्यूल होगी, फिर ग्राम सभा हेल्ड होगी। तो ये सारे के सारे काम हमें करने हैं आगे। सर इसमें एक मुझे मेन बात करनी थी, मैंने कल एक स्क्रीनशॉट भी हमारे ग्रुप में सर शेयर किया था कि कुछ हमारी सर्विसेज हैं वो किस डिपार्टमेंट से कंसर्न है, उसके बारे में हमें आपसे बात करनी थी। तो मैं सर एक बार उसको लॉगिन कर देता हूं अभी, रिमेनिंग सर हम 1 to 1 एक बार बात कर लेंगे। सर्विसेज ऑफ पंचायत, ये सर सिटीजन चार्टर है, क्योंकि जब हम स्टेट लेवल से इसको मैप करेंगे, मैप हमने कर दिया है, ऑलमोस्ट सभी कर दिया है, लेकिन फिर भी कहीं गलती ना हुई हो हमसे, कुछ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सर्विसेज ऑफर्ड बाय पंचायत कि बर्थ सर्टिफिकेट किस सेक्टर में आता है, किस डिपार्टमेंट के पास आता है। पंचायत एज सर्विस ओनर है यस या नो, पंचायत एज सर्विस स्टेक होल्डर ओनली यस एंड नो। तो ये सिर्फ आपको सर एक बार क्रॉस चेक करने हैं। मैंने कल ग्रुप में भी मेंशन किया था इसका स्क्रीनशॉट लेके, जितनी भी सर्विसेज हैं सॉरी, मैं एक बार सर आपको दिखा दे रहा हूँ और मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या सर्विसेज मैप की हुई है। इससे सर बर्थ सर्टिफिकेट मैंने हेल्थ एंड सैनिटेशन में किया हुआ है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेम डेथ सर्टिफिकेट का भी किया है मैंने, मैरिज सर्टिफिकेट का फैमिली वेलफेयर किया है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू उसका मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हुआ है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट लैंड इंप्रूवमेंट में मैंने किया हुआ है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट रखा हुआ है। ट्रेड लाइसेंस मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रखा हुआ है, उसका डिपार्टमेंट भी मैंने यही रखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फिर है कंस्ट्रक्शन परमिट, मैंने रूरल हाउसिंग सेक्टर रखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज मैंने इसको डिपार्टमेंट में किया हुआ है। सर अगर मैंने कहीं पर भी आप लोगों को लगता हो कि मैंने कहीं पर भी गलत डिपार्टमेंट या गलत सेक्टर मैप किया हुआ है, तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको अभी करेक्ट भी कर दूंगा तुरंत। एनओसी फॉर सेटिंग अप स्मॉल इंडस्ट्री इन ब्लेज, तो यहाँ पे सेम वही स्मॉल स्केल किया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल किया हुआ है। इशूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट लाइसेंस मार्केट एंड फेयर, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज किया हुआ है इसको। इशूज ऑफ मनरेगा जॉब कार्ड पॉवर्टी एलिवेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल हमने आरडी किया हुआ है। रिक्वेस्ट फॉर वर्क अंडर मनरेगा, ये भी हमने सेम किया हुआ है, आरडी किया हुआ है। रिक्वेस्ट टू रिकमेंड फॉर स्किल ट्रेनिंग अंडर संकल्प, तो इसके लिए हमने टेक्निकल ट्रेनिंग एंड किया हुआ है, और स्किल एंड डेवलपमेंट हमने डिपार्टमेंट किया हुआ है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सैनिटेशन ऑफ पब्लिक प्लेसेस में हमने हेल्थ एंड सैनिटेशन ले रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज हमने विभाग ले रखा है। रिक्वेस्ट फॉर कोविड किट हमने हेल्थ एंड सैनिटेशन ले रखा है, लेकिन कोविड किट के लिए हमने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को वो किया हुआ है, मैप किया हुआ है इसमें। असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स में रूरल हाउसिंग किया हुआ है, और इधर डिपार्टमेंट में पंचायती राज किया हुआ है हमने। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज लैंड इंप्रूवमेंट किया हुआ है, और डिपार्टमेंट हमने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेलेक्ट किया हुआ है। सॉरी। फिर है हमारा इधर सैंक्शन ऑफ वाटर सप्लाई कनेक्शन, हमने सेक्टर ड्रिंकिंग वाटर सेलेक्ट किया हुआ है, और डिपार्टमेंट भी हमने डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सेलेक्ट किया हुआ है।
मेंटेनेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में सेक्टर भी ड्रिंकिंग वाटर है, डिपार्टमेंट भी सेम ड्रिंकिंग वाटर किया हुआ है। रिपेयर ऑफ हैंड पंप, यहाँ पे हमें थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन फिर भी हमने सेक्टर ड्रिंकिंग वाटर किया हुआ है और डिपार्टमेंट भी हमने डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर किया हुआ है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में सेक्टर हमने ड्रिंकिंग वाटर किया हुआ है और डिपार्टमेंट हमने पंचायती राज अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हुआ है। प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर लाइव स्टॉक सेक्टर ड्रिंकिंग वाटर है और डिपार्टमेंट भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हमने किया हुआ है। रिपेयर मेंटेनेंस एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स हेल्थ एंड सैनिटेशन किया हुआ है और डिपार्टमेंट हमने ड्रिंकिंग वाटर सेलेक्ट किया हुआ है। सैनिटेशन में हमने इधर ये क्लीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन कम्युनिटी में हमने हेल्थ एंड सैनिटेशन किया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सेलेक्ट किया हुआ है। रिक्वेस्ट फॉर सप्लाई फॉर विन फॉर वेस्ट डिस्पोजल हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट माइनर रिपेयर्स इसका हमने सेक्टर जो किया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पावर हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हुआ है। रिक्वेस्ट टू इंस्टॉल स्ट्रीट लाइट एट न्यू लोकेशन हमने एजिटेड सेम ऊपर वाले ही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पावर। रिक्वेस्ट फॉर इंस्टॉलेशन हाई मास सेम हमने ऊपर वाले ही इसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पावर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट इन वेल ग्राउंड्स मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी सेलेक्ट किया है और डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज हमने इसमें मैप किया हुआ है। फिर है मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट इन प्लेग्राउंड इन पब्लिक पार्क, तो मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हमने किया हुआ है सेलेक्ट कम्युनिटी एसेट्स और डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज हमने विभाग सेलेक्ट किया हुआ है। मेंटेनेंस ऑब्लिक इंप्रूवमेंट इन योगा सेंटर, तो इसको भी सेम हमने मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स में डाला हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज में डाला हुआ है। एप्लीकेशन फॉर पेंशन फॉर ओल्ड एज सोशल वेल, इसके लिए हमने सेक्टर जो मैप किया है वो है सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द, और डिपार्टमेंट हमने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस हमने सेलेक्ट किया हुआ है। नीचे वाले के लिए हमने सेम किया हुआ है, पेंशन वाला है, उसके नीचे वाला भी हमने सेम किया हुआ है। फिर ये एप्लीकेशन फॉर सेक्शन ऑफ IHHL हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल RD। इस तरीके से सर ये हमने मैप किए हुए हैं। आपको स्क्रीन मेरी दिख रही होगी, शो हो रही है, विजुअल हो रही होगी। और ये मैंने स्क्रीन इसका मैंने PDF बना के मैंने कल हमारे PRI वाले ग्रुप में डाला हुआ है। DPRO PRI वाला जो नया ग्रुप बनाया था हमने, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को सर लगता है कि कहीं पर भी कुछ चेंज करने की गुंजाइश है या मैंने कहीं कुछ गलत मैप कर दिया है, तो प्लीज आप मुझे उसके लिए अवगत करा दें जल्दी से, तो मैं उसको सही जगह मैप कर दूंगा। तो ये मैप करके मैंने यहाँ से अपडेट किया हुआ है। तो जब तक मैं यहाँ से सर्विसेज अपडेट नहीं करूंगा पंचायतें कुछ काम नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैंने जल्दी से अपडेट कर दी थी चीजें। अब एक बहुत अर्जेंट जरूरत है सर कि ई ग्राम स्वराज में हमने प्रोफाइल तो अपडेट 100% कर दी है। 7791 के अगेंस्ट हमने 7791 ग्राम पंचायतें हमने अचीव कर ली है। लेकिन अभी जो हमें एक मेन काम करना है, हमें अपने इलेक्टेड जो हमारे ERs हैं उनकी डिटेल भी इसमें मैप करनी है। लाइक वार्ड मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो अगर आप देखेंगे तो हमारी प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ पे देखिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की रिपोर्ट है, ई ग्राम स्वराज से मैं निकाल लो इसको कैसे फिल करना है अभी मैं लास्ट में उसको वो भी बताऊंगा। ये देखिए उत्तराखंड के आगे सिर्फ 2 मेंशन आ रहा है, वो भी हरिद्वार में फिल किया हुआ है।
सुखवीर सिंह, रेजिग्नेशन, ग्राम पंचायत प्रधान ग्राम पंचायत का मोबाइल नंबर, उनकी मेल आईडी। इसमें ईआरएस की डिटेल भी डालनी है। मैं एक बार लॉगिन करके आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे डालेंगे। ग्राम पंचायत की एडीएम आईडी से लॉगिन करेंगे। पंचायत प्रोफाइल हमने देखिए यूजर मैनेजमेंट में तो हमने प्रोफाइल अपडेट की हुई है, लेकिन इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन आया है पंचायत प्रोफाइल। इसमें अगर जनरल प्रोफाइल की बात करूंगा मैं, तो जनरल प्रोफाइल इसमें आपने ऐड की हुई है। अब व्यू में जाएंगे तो देखिए ये ऐड की हुई है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, अदर डिटेल्स, स्ट्रक्चर डिटेल्स, पैसा डिटेल्स, ऐसा तो हमारे इसमें होता ही नहीं। अब जो इंफॉर्मेशन भरनी है, जनरल इलेक्शन डिटेल्स ऐड, लेकिन व्हाट्स नॉट अवेलेबल शो हो रहा है। तो मैं एलजीडी से मैंने सारे वार्ड ऐड करा दिए हैं ई ग्राम स्वराज में, लेकिन उसकी पोर्टिंग करानी है। तो पोर्टिंग आज हो रही है उसकी, जैसे कि आज हमने मीटिंग में बोल दिया है उसको कि हमने एलजीडी में वार्ड मैप कर दिए हैं, लेकिन अभी ई ग्राम स्वराज में काफी डेटा हमारा मिसमैच हो रहा है। तो उसके लिए अभी बात भी सर ने ही खुद इनफैक्ट बोल दिया है वहाँ पे मिनिस्ट्री में। तो ये तुरंत अभी होने वाला है। जैसे ही आप हो जाएगा उसके बाद ये फॉर्म खुल के आएगा। जनरल इलेक्शन डिटेल्स में आप ऐड में जाएंगे, फॉर्म खुल के आएगा, उस फॉर्म में एंट्री करनी है हमने। फिर इसमें इलेक्टेड मेंबर्स, जो मैं वार्ड मेंबर्स की बात कर रहा हूँ हमारे, फिर हमारा वार्ड मेंबर्स का डिटेल्स पूछेगा। इसमें देखिए जनरल इलेक्शन, तब तक वो पहले वाला ओपन नहीं होगा, तब तक दूसरा भी ओपन नहीं होगा। फिर कमेटी मेंबर्स की डिटेल फिल करनी है। ये फॉर्म फिल करने हैं, ये भी यस नो में आ रखे हैं। फिर ये जनरल डिटेल्स फिल करनी है। फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देना। तो एक जो हम बात कर रहे हैं प्रोफाइलिंग की, बार बार की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की डिटेल हमें फिल करनी है। तो बेसिकली इसमें हमें वार्ड मेंबर्स का डेटा फिल करना है। तो ये तो मैंने एक बहुत पुरानी पंचायत खोली हुई थी, लेकिन अगर कुछ पंचायतों का पहले खोलेंगे आप तो उसमें लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि ये मनकोट एक पौड़ी की पंचायत है, जो कि अभी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इस पंचायत में, इसलिए वहां पे नो आ रहा है। मैं थोड़ा सा ई ग्राम स्वराज की रिपोर्टिंग के बारे में भी सर आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट्स कहाँ से हम लोग चेक करते हैं, कौन सी रिपोर्ट। अगर आपको सर चेक करना होगा कि कितनी जिला पंचायतों के प्लान आपके चढ़ गए हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग में आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए उत्तराखंड में 13 के 13 प्लान चढ़ चुके हैं। इस समय उत्तराखंड में 13 के 13 जिला पंचायतों में प्लान चढ़ चुके हैं 21-22 के। ब्लॉक की बात करेंगे सर, तो 95 के अगेंस्ट हमने 84 ब्लॉक्स में हमने प्लान चढ़ा दिए हैं। 11 ब्लॉक रिमेनिंग है, जिसके लिए भी हमें जो नेक्स्ट वीसी है उससे पहले पहले फिनिश करने हैं। 11 ब्लॉक बचे हुए हैं, जिसमें चमोली के एक ब्लॉक में प्रॉब्लम है, डोसोली ब्लॉक में, और मे बी और तो किसी ब्लॉक में प्रॉब्लम नहीं आई है। अल्मोड़ा में 6 ब्लॉकों में हुआ है, बागेश्वर कंप्लीट है,
चमोली के 3 ब्लॉक बचे हैं, चंपावत 100% है, देहरादून 100% है, हरिद्वार 100% है, नैनीताल 100% है, पौड़ी 100% है, पिथौरागढ़ 100% है, रुद्रप्रयाग 100% है, ऊधम सिंह नगर 1 बचा हुआ है और उत्तरकाशी 2 बचे हुए हैं। 5 बचे हुए हैं अल्मोड़ा में और 3 बचे हुए हैं आपके चमोली में। यही रिमेनिंग है, बाकी तो सभी ने 100% अपना कर लिया है। तो कुल मिला के यही 11 ब्लॉक बचे हमारे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सर से कि प्लीज इसको भी सर करा लें जल्दी से। जैसे कि ग्राम पंचायतों की बात करें तो 21-22 में हमारी, जैसे कि सभी को मालूम है सर कि हमने सभी पंचायतों के प्लान अपडेट कर दिए हैं। तो 7791 के आगे 7791 ग्राम पंचायतों का हमारा प्लान अपडेट है। अगर आपको देखना हो कि किस ब्लॉक, किस डिस्ट्रिक्ट के किस ब्लॉक के किस पंचायत में क्या प्लान चढ़े हुए हैं, तो सर वो भी आप देख सकते हैं। अब जैसे कि सर अल्मोड़ा के वैसे छाना ब्लॉक के अलियास पियाल पंचायत मैंने खोली है, उसमें मैं प्लान समरी पे क्लिक करूंगा तो टाइड अनटाइड मैंने कितना है इनका। इस सेक्रेटरियल व्यू है कि इन्होंने किन किन सेक्टर्स में इन्होंने प्लान बनाए। इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर में प्लान बनाए हैं, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट में प्लान बनाए हैं, इन्होंने रोड्स में प्लान बनाए हैं, इन्होंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में प्लान बनाए हैं, इन्होंने सैनिटेशन में प्लान बनाए हैं। तो टोटल इन्होंने टाइड में इतना, अनटाइड में इतना प्लान बनाया है। सेक्रेटरियल व्यू है इसका। पहले ये देख लेते हैं। 4th स्टेट फाइनेंस कमीशन, हमारा राज्य वित्त आयोग में इन्होंने इतने के प्लान बनाए हैं। 15वें वित्त में इतने के प्लान बनाए हैं टाइड एंड टाइड, और ऑन फंड में इन्होंने 10,000 रुपए के प्लान बनाए हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि किस स्कीम से इन्होंने कितना पैसे के प्लान बनाए हुए हैं। ये सर है एक्टिविटी। इस पंचायत में इन्होंने कितने प्लान बनाए हैं और किस स्कीम से बनाए हैं और क्या क्या कितने कितने अमाउंट के बनाए हैं। तो जैसे एक ही मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1 इसका एक्टिविटी कोड ये है, ग्राम पंचायत हेतु प्रशासनिक व्यय अलई, एडमिनिस्ट्रेटिव एवं एंड टेक्निकल सपोर्ट इसका सेक्टर आ गया। 10,000 रुपए की कॉस्ट रखी हुई है और स्कीम नेम आ गया ऑन फंड। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि इन्होंने जो प्लान बनाए हुए हैं अपनी पंचायत में, उन्होंने 8 प्लान बनाए हैं और टोटल 5,70,450 रुपए के इन्होंने प्लान बनाए हुए हैं। और ये इन्होंने एक डॉक्यूमेंट जो हमारे कार्यवाही रजिस्टर होता है, जो हम कहते हैं कि जब हम प्लान अप्रूव करने जाते हैं, अपलोड करने के बाद तो हमें एक PDF अपलोड करनी पड़ती है जो हमारे कार्यवाही रजिस्टर में है। जो हमारी मीटिंग्स होती है उस मीटिंग्स की जो फाइल होती है उसका हम PDF बना के यहाँ पे अपडेट करते हैं। यहाँ से हम लोग प्लान्स वगैरह सारे देख सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट टू PDF करेंगे तो यहाँ से आप इस पूरे को कैप्चर कर लेंगे। तो भी जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको दिखाई थी वो सारी की सारी इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, PDF फॉर्म में आ जाएगी। सारे के सारे प्लान्स वगैरह भी आ जाएंगे आपके। तो ये तो सर GPDP की बात थी। रिमेनिंग यहाँ से कितनी पंचायतों में फिजिकल प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है, जियो टैगिंग कितनी पंचायतों ने इनिशिएट कर दी है, 14 फाइनेंस कमीशन में कितना खर्चा हो गया है, 15 फाइनेंस कमीशन में कितना खर्चा हो गया, ईयर बुक कितनी पंचायतों की क्लोज हो गई है 20-21 की। फिर यहाँ पे ये ऑडिट से रिलेटेड है कि कितने रजिस्टर्ड ऑडिटर्स ऐड हुए हैं, ऑडिटीज कितने ऐड हुए हैं, प्लान ऑडिट प्लान कितने GP का हो गया है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड कितने GP का रिकॉर्ड हो गया है, ऑडिट रिपोर्ट जनरेटेड कितने GP की हो गई है। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं हमारी मेन में। लेकिन सर मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक हमारी 15वें वित्त में सभी पंचायतें ऑनबोर्ड नहीं हुई हैं।
और अभी मेरे संज्ञान में आया है, सुनने में भी आया है कई जगह से कि कुछ पंचायतों के रिसीव वाउचर भी अभी नहीं कटे हैं, और रिसीव वाउचर ना कटने से वो पंचायतें खर्चा नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर में पैसा ही नहीं होगा तो हम खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो खर्चा ना होने से शायद काम वगैरह कराए होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होंगी। तो जबकि हमने लगभग 45 दिन का टाइम दिया था रिसीव वाउचर काटने का, रेगुलर बेसिस में इंटीमेशन भी दिए थे, सभी कर्मचारी लोगों को भी बताया गया था, एडीओ पंचायत सर को भी बताया था, आप लोगों को भी सर वीसी के माध्यम से सचिव सर निदेशक महोदय ने कई बार अवगत कराया था कि रिसीव वाउचर की अंतिम डेट ये है। फिर अगर बढ़ती थी तो हम इमीडिएटली बताते भी थे कि बढ़ रही है, लेकिन अभी भी अगर मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ तो लगभग 500 से 600 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें रिसीव वाउचर शायद नहीं कटे हैं। अभी कंप्लीट रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है, अभी मैं रिपोर्ट निकलवा रहा हूँ उसको, तो उसका भी कुछ समाधान निकाला जाएगा। लेकिन सर ये जैसे मैं ऑनबोर्ड की बात कर रहा हूँ 15 वित्त की, अल्मोड़ा 100% है, बागेश्वर 100% है, चमोली 100% है, चंपावत की एक पंचायत अभी ऑनबोर्ड नहीं हुई है, देहरादून 100% है, हरिद्वार 100% है, नैनीताल 100% है, 100% है, पिथौरागढ़ नैनीताल 100%, पौड़ी 100%, पिथौरागढ़ 100%, रुद्रप्रयाग 100%। टिहरी में कुछ पंचायतें कम है, लगभग 40 पंचायतें सर आपकी नहीं हुई है, तो ये पंचायतें सर आपको करानी पड़ेंगी पहले ऑन बोर्ड, क्योंकि जब तक यहाँ पर जो फिगर 7748 दिख रहा है, जब तक यहाँ पर 7791 नहीं होगा तब तक हम भारत सरकार से परमिशन नहीं ले सकते हैं मैनुअल रिसीव वाउचर काटने की, क्योंकि भारत सरकार ने डायरेक्टली मना कर दिया है कि हम मैनुअल रिसीव वाउचर काटने की परमिशन नहीं देंगे। लेकिन फिर भी हमने सर से भी मैंने रिक्वेस्ट करवाई है वहां पर, तो तब जाके उन्होंने बोला है कि पहले आप अपनी पंचायतें यहाँ पे ऑनबोर्ड करो, जब सारी पंचायतें आपकी ऑनबोर्ड हो जाएंगी उसके बाद ही हम एक बार सोचेंगे कि हम आपको परमिशन दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तरकाशी की भी 2 पंचायतें बची हुई तो ये भी ऑनबोर्ड करनी है जल्दी से। तो जैसे 7791 या फिगर हो जाएगा हमारा तो हम कह सकते हैं कि हमारी सारी पंचायतें ऑनबोर्ड हो गई हैं, उन पंचायतों में अब कोई दिक्कत नहीं है, वो पेमेंट करने के लिए तैयार है हमारी पंचायतें। तो ये हमें करवाना है सर सबसे पहले। मेन कंसर्न सर यही था, अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो सर आप पूछ सकते हैं मेरे से। स्टॉप। अगर आप लोग कुछ मुझसे सर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं प्लीज। दिनेश जी उधम सिंह नगर से बोल रहा हूँ सर। हमारे यहाँ अभी कुछ पंचायतें ऐसी है जहाँ पर अभी भी कह रहे हैं कि 2 साल से हमारा कोई पेमेंट ही नहीं हो पाया, क्योंकि वो शायद रिसीव वाउचर का वहाँ पर भी कोई इशू है। जैसे उदाहरण के लिए अलग देवा है ना, अलग देवी है, अलग देवा है, पत्थर कुई है, और मतलब 4 तो है गदरपुर की, और मेरे ख्याल से जसपुर की भी ऐसी 5-6 जसपुर की है। नोट कराओ, ये अखिलेंद्र नोट कराएंगे। मैं अखिलेंद्र आपको मुझे एक्सेल शीट मुझे आप भेज दीजिएगा, जैसे आपने कुछ भेजी थी तो मैंने उसमें देखा तो था, मैंने मेंशन फॉरवर्ड की थी, तो जितने भी चीजें ऐसी हैं उसमें प्लीज मेंशन कर दीजिएगा आईडी पासवर्ड के साथ कि इसमें इतने टाइम से पेमेंट नहीं हुई है और इसमें क्या दिक्कत आ रही है, वो रिमार्क में आप मेंशन करके मुझे भेज दीजिएगा प्लीज। और मतलब जैसे मतलब जो फंड आता है तो वो फंड को मतलब रिसीव करना, उसका वाउचर काटना, तो क्या उसमें भी कोई टेक्निकल इशू होता है क्या? सर उसमें अब तक क्या होता था कि हमारे पास जो हम इंस्टॉलमेंट ग्राम पंचायतों में ट्रांसफर करते थे पीएफएमएस से, तो वो पंचायत को ई ग्राम स्वराज में मैन्युअली रिसीव करनी होती थी अब तक। लेकिन भारत सरकार ने सर अब मैंडेट कर दिया है कि अब जो ग्राम पंचायतों को हम फंड ट्रांसफर करते हैं वो पीएफएमएस से ना करके वो अब हम आईएफएमएस से करें। तो अब जो नेक्स्ट जो आपके पास इंस्टॉलमेंट आएगी 15 फाइनेंस कमीशन की,
वो पंचायत अब हम स्टेट लेवल से ही ट्रांसफर करेंगे सभी ग्राम पंचायतों को IFMS के थ्रू। तो उसमें क्या होगा कि वो IFMS का इंटीग्रेशन हो रखा है ई ग्राम स्वराज के साथ। तो जैसे ही हम इंस्टॉलमेंट ग्राम पंचायत को ट्रांसफर करेंगे तो वो उसका ऑटो रिसीव वाउचर जनरेट हो जाएगा, उसको मैनुअली रिसीव वाउचर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। अच्छा अच्छा। अभी तक क्या होता था कि सर किसी पंचायत को हमने 100 रुपए ट्रांसफर किए तो हाँ, उनको मालूम ही नहीं कि उनकी पंचायत में कितने रुपए आए, तो उनको अभी पेमेंट करनी है जल्दी जल्दी में, तो उन्होंने 50 रुपए का रिसीव वाउचर काट लिया। फिर उनको मालूम चला यार मेरी पंचायत में 100 रुपए आए थे, तो उन्होंने फिर 50 रुपए का फिर रिसीव वाउचर काट लिया। तो वो उस सब चीज को हटाने के लिए मिनिस्ट्री ने उसको ऑटोमेट कर दिया कि अब जो हम पंचायतों में पैसा ट्रांसफर जाएगा वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। तो भारत सरकार ने अभी मैनुअल रिसीव वाउचर जो हम काटते थे वो फंक्शनलिटी ही ई ग्राम स्वराज से हटा दी है कि वो जब फंक्शनलिटी नहीं रहेगी तो मैनुअल कोई रिसीव वाउचर काट ही नहीं पाएगा। तो अब जैसे मैंने अभी कहा सर कुछ पंचायतें रह गई हैं तो उसके लिए मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है, कई बार रिक्वेस्ट कर रखी है हमने, लिखित में भी दे दिया है हमने वहां पर। तो मैं कह रहा हूँ जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप रिजॉल्व करवा दीजिए प्लीज। हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे नमस्ते नमस्ते। सर कहीं से और अगर किसी सर को कुछ और पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ई ग्राम स्वराज, कोविड डैशबोर्ड और पंचायत चार्टर, सिटीजन चार्टर के बारे में आप लोगों ने समझा और सुना। मैं आशा करता हूँ कि सर जैसे कि सर ने कुछ चीजें कही थी और कुछ चीजें जो मैंने आपको दिखाई थी, जो चीजें जरूरी है, जो करनी ही करनी है हम लोगों ने, उसको हम एज सून एज पॉसिबल जल्दी से सर प्रोग्रेस करेंगे। कहीं पर भी सर हमारी हेल्प की जरूरत पड़ रही है आपको, तो आपको तो पता ही है सर, मैं तो 24/7 वाला हूँ, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।